नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, हर घर में बुजुर्ग होना चाहिए। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि यह घर वैसा ही हो गया जैसे आत्मा के बिना शरीर। हाय अम्मा, तुम मुझे अकेले क्यों कर गई? वह बड़बड़ाई। उसकी नजरें आंसुओं में धुंधलाने लगी। हाँ, अम्मा का हर बात में हस्तक्षेप सहन नहीं होता था मुझे। उनकी आदत थी मेरा कहीं आने जाने में, खाना पकाने में, घर के हिसाब किताब में, मेरे हर काम में गलती निकालना, नुक्ताचीनी करना। वह बच्चा क्या मांगने आया? तेरा भाई क्यों आया? पीहर में रोज रोज फोन क्यों किया करती हो? यह बिजली क्या मुफ्त आती है? दिन भर कमरे में जलाए रखती हो। पानी गिराने का हिसाब भी है। सब्जी में इतना तेल क्यों डालती हो? और मैं जल जाती थी। क्यों दूं मैं इनको बात बात पर सफाई? परंतु सफाई देना मेरी मजबूरी थी। वह मेरी सास थी। बेटा घर आते ही पूरी रिपोर्ट देना जैसे उनका मुख्य कर्तव्य था। हर बात फर फर सुनाती जैसे कोई दास्तान अधूरी न रह जाए और मैं हाथ मलती रह जाती। सुगरा बेगम देखने में दुबली पतली, हड्डियों का ढांचा थी। तन की कमजोर लेकिन अंदर से मजबूत। कई साल पहले लगे आंखों के लेंस इतने तेज की मजाल है कि फर्श पर चलती बारीक सी चींटी भी इनकी नजर से बच जाए। अम्मा 78 के कुछ ऊपर ही थी। सुनने में ऊंचा ही सुनती थी, लेकिन हर बात में बाल की खाल निकालने में माहिर। वसीम और समीरा की शादी अम्मा की पसंद से हुई थी। घर में देवर नंद का कोई झंझट नहीं। समीरा को क्या पता था कि वो एक सास का रिश्ता ही सब रिश्तों से भारी पड़ जाएगा। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। मेरे बच्चे भूखे रहेंगे क्या? अम्मा जी जोर से चीखी। वाह अम्मा, ये बच्चे मेरे तो कुछ लगते ही नहीं। मुझे फिक्र नहीं है। आज कपड़े धोने में थोड़ी देर हो गई और इनके बच्चे भूखे मरेंगे। आएंगे तब गर्म रोटी सेक दूंगी। उसने जोर से जवाब दिया। फिर धीरे से बोली, जानती हूँ भूख के मामले में खुद कच्ची है और सुनाया जा रहा बच्चों के नाम से। सुगरा बेगम बोली, आज खाना नहीं पकेगा क्या घर में? या फिर टीवी में देख देख कर होटल से खाना मंगवाने की आदत पड़ गई है? आग लगे मुंह इन टीवी वालों को। घर बैठी बहू बेटियां बिगाड़ रहे हैं। उनको होटलों से खाना मंगवाने की आदत डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले समीरा को बुखार था। वसीम रात का खाना बाजार से ले आया था। सुनाया अभी तक जा रहा है। अचानक अम्मा ने वॉशिंग मशीन के पास सर्फ की थैली जमीन पर पड़ी देख ली। सर्फ की थैली हाथ में उठाए प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी हो गई। जरा भी कद्र नहीं है मेरे बच्चे की कमाई की। देखो साबुन और पानी दोनों बहाए जा रहे हैं। अम्मा, काम वाली ने छोड़ दी। अभी मैं उठाने वाली थी। अरे उसका तो यह घर नहीं है, लेकिन तेरे मियाँ की कमाई बर्बाद हो रही है और तुझे अफसोस नहीं। भाई हद है लापरवाही की। कतरा कतरा से समंदर बनता है बन्नो। यही 10-20 रुपए भी कम खर्च करूँ तो थोड़ी बचत होगी। हमने बच्चों के लिए बचाया है, तुम क्या बचाओगी? अम्मा ने ताना दिया। बेचारा मेरा बेटा कमा कमा कर परेशान, इधर बीवी पूरा वेतन ही रोज कपड़े धो धो कर पानी में बहा रही है। कितना सर्फ साबुन आता है। हम भी तो कपड़े धोते थे, मगर हफ्ते के हफ्ते। 8 साल का मोन्टू अधिक देर तक बाहर खेलता रह जाता। कभी 10 साल की नीलोफर देर तक सोती रह जाती। अम्मा शुरू हो जाती, अरे हमारा ख्याल तुझे नहीं है, पर औलाद तो तेरी अपनी है। उनकी आदतें तो मत बिगाड़। लड़की है, लड़की की तरह पाल। याद रख इसे दूसरे घर जाना है। अम्मा, अभी यह छोटी बच्ची है। इसके खेलने खाने के दिन है। समय आने पर समझ आ जाएगी। हाँ क्यों नहीं, जैसी तुम्हें समझ आई है। अल्लाह के घर जब तमीज बट रही थी, तुम तो गलियों की सैर करने निकली हुई थी। मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ। क्या करूं, बहू बेटे का दर्द आता है। बड़ी मुश्किल से कमा कर लाता है। तुम्हें नहीं कहूं तो एक दिन में ही वेतन उड़ा दोगी। अम्मा का रिकॉर्ड अब बेटे की तरफदारी में बजने लगा। अम्मा की छोटी बहन खातून खाला जयपुर से आई हुई थी। वह भी कुछ कम नहीं थी। अरियापा, तुम्हारे कमरे में आलतू फालतू सब सामान भर दिया है। इस घर की मालकिन को स्टोर रूम में रखते हैं। मेरा मन करता बेटा बहू की अच्छी खबर लूं। तो क्या तुम भी घर का फालतू सामान हो गई? तुम्हारी दुनिया इस कमरे में बसा दी गई।
इसे लाई तब तुम्हारे रोम रोम में खुशी छलक रही थी। अपनी प्यारी बहू लाई हूँ। आज उसी सास के साथ ऐसा व्यवहार, इतना असंवेदनशील व्यवहार देख मेरा मन पीड़ा से छटपटा गया है। अतीत की परछाइयां मन के आंगन में उतर आई थी। सुग्रा और उसके पति ने शहर की भीड़ से अलग थलग इस पॉश कॉलोनी में घर बनाया था। अक्सर देखा गया है कि लोग सबसे अच्छा कमरा होता है वो अपने लिए पसंद करते हैं। माँ के देहांत या पिता के सेवानिवृत्ति होते ही या बेटे के हाथ घर की बागडोर आते ही बेटे बहू उसी कमरे को सबसे पहले हथिया लेते हैं। बहाने तो 100 मिल जाते हैं। पिता की बरसी के अगले दिन वसीम बोला, अम्मा देखो, पापा की बरसी मैंने कितने शानदार ढंग से मनाई है। सब तारीफ कर रहे हैं। सुगरा बेगम बोली, बेटा ऐसा होता आया है। भले ही जीते जी हम अपने माँ बाप को न पूछें, किंतु मरने के बाद अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए उनकी बरसी धूमधाम से मनाते हैं। नाम होता है ना। ऐसा क्यों कहती हैं आप? खातून बोली, तुम माँ का कितना ख्याल रखते हो। सच तो यह है कि उन्हें एहसास करा रहे हो कि तुम्हारी हमें अब आवश्यकता नहीं, तुम बोझ लग रही हो। क्या तुम समझ पाते कि माँ पिता के मरने के उपरांत उनके लिए व्यर्थ के दिखावे करने से कहीं बेहतर है उनके जीते जी उनकी सेवा की जाए। आज तुम माँ की उपेक्षा कर रही हो, कल तुम्हारा बेटा यही व्यवहार करेगा। यही प्रकृति का नियम है। खातून ने कहा, नादान है हम लोग जो उन लोगों की कद्र नहीं करते। अरे ये तो वह दरख्त है जिसकी छांव में बचपन बीता। पले बड़े हुए, माँ औलाद के हित के लिए हर पल सोचती है कैसे इनका फायदा करूं। और औलाद माँ का अपनी गृहस्थी में अनावश्यक हस्तक्षेप ही समझा जाता है। जिस आंगन में कभी खुशियों के फूल खिलते थे, अब वह जगह गिला शिकवा का घर बन जाता है। बेटे की नौकरी दूसरे शहर में थी। बेटे की याद सताती माँ फोन करती, अरे हमें भी वहां ले जा, तेरी जुदाई में मेरी हड्डियां गल रही हैं, वहां जाने से खर्च बढ़ जाएगा। समीरा समझाती, तेरी भाभियां भी तो कम खर्च में घर चला रही हैं, कहीं से कहीं बात ले जाती है। अम्मा ने पता नहीं जवानी में कितने बादाम पिस्ते खाए होंगे, तानेबाजी में कितनी लंबी दौड़ लगा लेती है। मन ही मन वह बोली, अम्मा अपने शहर के बाहर बच्चों के स्कूल के 10 खर्चे बढ़ जाते हैं, सब खर्चा तो तेरा है। अच्छा, आप जो हर फेरी वालों की आवाज पर कहती हो इन बच्चों को आइसक्रीम दिला, चाट लेकर दो, यह सब मेरा खर्चा है। समीरा चिढ़कर कहती, तुमने ही तो इनकी आदतें बिगाड़ी हैं। कहती रहती हो पढ़ो तो पिज्जा दूंगी, सबक याद करो 2 आइसक्रीम मिलेगी। आदतें तो खुद बिगाड़ दी, अब बच्चों का कसूर गिनवाने बैठती हो। सच्ची बातें कड़वी लगती है बन्नो। अजीब सी सिचुएशन थी। अम्मा पर तो हर समय किसी न किसी बात का दौरा पड़ता है। जवाब तो मैं भी देना खूब जानती हूँ, लेकिन अम्मा जी ऊंचा सुनती है। वे कम सुनेंगी, उनसे अधिक पड़ोसी सुनेंगे। खैर, इतनी सच्ची तो मैं भी नहीं हूँ कि चुपचाप सुन लूं। उनके कमरे में जाकर धीरे धीरे जवाब देकर उकसाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर तो दिन भर का रिकॉर्ड चालू। पड़ोसन नजमा भी कभी टमाटर, कभी चाय, लहसुन प्याज कुछ भी बेहिचक मांगने आ जाती। अरे इसको बाजार का रास्ता बताओ, मेरा बेटा परदेश भुगत रहा है और यह बहू बेगम गैरों को लुटा रही है। अम्मा पूरे घर में नजर रखती है। यहाँ पंखा क्यों चल रहा है? कमरे में कोई नहीं है तो लाइट क्यों जलती छोड़ दी? टीवी चलेगा, पंखा चलेगा, कपड़े मशीन से धुलेंगे, यहाँ तक कि चटनी मसाला भी बिजली खर्च करके ही पीसे जाएंगे। हजारों का बिल आता है, यहाँ किसे परवाह। आज 2 महीने हो गए, अचानक अम्मा जी की तबीयत खराब हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। वसीम वापस नौकरी के लिए रवाना हो गए। पहली रात ही घर का सुनापन डराने लगा। अजीब सी चुप्पी चारों ओर छा गई। ऐसा लगता है अम्मा की मौजूदगी में एक हिफाजत का एहसास था। उनके उठने बैठने, खांसने की आवाजों से ढाढ़स बना रहता और अब एक खौफ सा उत्पन्न हो गया। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। पूरी रात नींद नहीं आई।
रात देर से सोने के कारण आंख पूरे 7 बजे खुली। बच्चों के स्कूल की बस निकल चुकी थी। अम्मा सुबह नमाज पढ़ने जल्दी उठती थी, उसे भी उठा देती थी। लेकिन अब आए दिन इस तरह के नए नए सिलसिलों ने परेशान करना शुरू कर दिया। कभी बच्चों का टिफिन छूट जाता, कभी बस। इन 2 महीनों में अम्मा की याद कदम कदम पर आने लगी। अम्मा के डर से काम वाली बाई बर्तन साफ करने में 4 टिकिया बीम की खर्च करती थी। अब 6 भी कम पड़ती है। छुट्टी तो जब चाहे करने लगी। अम्मा का डर था या क्या था। धोबी ने कभी कपड़ा नहीं खोया, लेकिन अब कभी वसीम की शर्ट तो कभी नीलू की फ्रॉक नहीं मिलती है। ओह अम्मा, ये क्या हो रहा है? उसके मुंह से निकलता। हाय अम्मा, क्या जादू की छड़ी थी आपके पास? आपके डर से नजमा कभी कभार आती थी, पर अब तो उसके चक्कर बढ़ गए हैं। चीजें दे देकर महीने का बैलेंस जो बिगड़ जाता है। वह बड़बड़ाई। हाय अम्मा, तुम सच कहती थी। सिर्फ तुम्हारी दखल अंदाजी से ही हर चीज इतनी कंट्रोल में रहती थी। दरवाजा खोला तो देखा चाचा का बेटा सफीक था। बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। अरे अभी तो आया हूँ, बैठो ना, उसने हाथ पकड़ते हुए कहा। वह हाथ छुड़ा अंदर चली गई। उसकी सांसें क्रोध से बढ़ गई। मुझे अकेली देखकर इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। उसने पड़ोसन को फोन कर बुला लिया। उसे देखकर वह काम याद आने का बहाना कर चला गया। हाय अम्मा, आपकी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझे गंदी निगाह से देखने की। सच, दिखने में कमजोर वजूद, लेकिन बुजुर्ग भी एक ताकत होते हैं। अब चारों तरफ की परेशानियों में गिरने लगी। जो बिजली का बिल 4,000 आता था, अब 6,000 हो गया। पहले किराना का सामान 2,000 के स्थान पर 3,000 हो गया। ओ अम्मा, आप क्यों चली गई? हाँ, मैं पहले आपसे छुटकारा पाने की दुआ करती थी। मुझे आपका हर बात में टोका टोकी करना नहीं सुहाता था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि आपकी हर बात मेरे लिए ढाल का काम करती थी। सच है, घर में बुजुर्ग होना चाहिए। परिवार से बुजुर्गों को बेगरज मोहब्बत हो जाती है, लेकिन हर नई पीढ़ी सोचती है हम सही कर रहे हैं, वे गलत हैं। वह सोफे पर बैठी फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, आप तो मेरे लिए साहिबान थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।